हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन। आई होप अच्छे से ही लगे हुए होंगे सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि AIB 19 की जो एग्ज़ाम डेट है वो अब 24 नवंबर से बढ़कर जो है 22 दिसंबर हो गई। तो स्टूडेंट्स को एक बार फिर मौका मिल चुका है। जो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे वो अच्छे से फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और साथ ही साथ जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करने से वंचित रह गए थे फटाफट अपना फॉर्म फिल कर दें। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम AIB 19 की प्रिपरेशन आपकी मजबूत करने के लिए हमने सिर्फ प्रक्रिया संहिता 1908 की MCQ सीरीज चलाई हुई थी। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते आज हम लेकर आए हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम के MCQ। तो फटाफट तैयार हो जाए सभी कैंडिडेट्स, और जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है उसको रीड आउट करते रहिएगा, इनके रिटन करते रहिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है ये 1882 का देखिए एक्ट है। जो पूछें कि प्रभावशील कब से हुआ है, तो सिंपल ये 1 जुलाई 1882 से जो है प्रभावित हुआ है। हम उसी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है संपत्ति अंतरण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया, तो अभी हमने आपको बताया था 1882 में जो है ये हमारा एक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा अधिनियम का प्रभाव होगा, इनके अधिनियम कैसा होगा, भूतलक्षी भविष्यलक्षी और उपयुक्त दोनों ही। तो देखिए हमारा जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है ये भविष्य मतलब भूतकाल में जो घटनाएं घटित हो चुके हैं, इस प्रकार से किसी ने प्रॉपर्टी पर लीगल तरीके से पोजेशन किया, कोई भी ऐसा एक्ट है जो संपत्ति से संबंधित हो, ठीक है, वो यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे संपत्ति अंतरण अधिनियम का जो इफेक्ट है वो कैसा है, भूतलक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अधिनियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होता। ये पूछा है कि कहाँ लागू नहीं होता है। नहीं पर आप लोगों को देखिए पूरा ध्यान देना है, क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा है। तो ये क्या कह रहा है कि कानून द्वारा निष्पादित अंतरणों पर लागू होगा, ठीक है, कानून द्वारा जो निष्पादित ट्रांसफर है उन पर लागू होगा। 1882 के पूर्व प्राप्त अधिकारों एवं दायित्वों पर लागू नहीं होगा। जो नियम निश्चित नहीं किए गए हैं उन पर लागू नहीं होगा, उपयुक्त सभी पर लागू होगा। तो सिंपल सी बात है, नहीं पूछने हैं तो सीधी सी बात है भाई, ये कानून द्वारा जो निष्पादित अंतरण है भाई, जिन अंतरणों को कानून द्वारा निष्पादित कर दिया उन पर लागू नहीं होगा। तो ये चीज़ें क्या है, ये पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा क्या है यहाँ पर देखिए सही है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा इस क्वेश्चन के अंदर, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम जो बनाया गया उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। तो इनमें से हमसे पूछें कि इनमें से कोई एक उसकी विशेषता नहीं है। तो पहला कह रहा है कि संपत्ति अंतरण का एकमात्र आधार नहीं है, यानी कि संपत्ति जो है यह जो हमारा अधिनियम है संपत्ति अंतरण का ही एकमात्र आधार नहीं है केवल। अधिनियम पूरक व्यवस्थाओं की परिकल्पना पर भी आधारित है। यह जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरण पर ही लागू होता है। अधिनियम का क्षेत्र विस्तार नहीं है। तो देखिए बिल्कुल ये सारे इसकी विशेषताएं, बट ये क्या कह रहे हैं कि इसका अधिनियम का क्षेत्रीय विस्तार नहीं, ये ऑप्शन इसका गलत है, यानी कि इसकी विशेषताओं के अंतर्गत ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संपत्ति का तात्पर्य क्या होता है। देखिए संपत्ति में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। स्वामित्व, संपत्ति तथा स्वत्व परस्पर जुड़ी हुई अवधारणाएं। संपत्ति का अर्थ ऐसे पदार्थ से है जिस पर स्वत्व का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। उपयुक्त दोनों, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा सी, कि इसमें उपयुक्त दोनों जो है हमारे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा संपत्ति अंतरण पद के अंतर्गत नहीं आता है। ये कह रहा है कि संपत्ति अंतरण जो हम एक्ट पढ़ेंगे उसमें क्या चीज़ें शामिल नहीं है। तो बिल्कुल ये सिंपल सी बात है भाई, इसमें जो है उपहार शामिल है, ठीक है, यानी कि जो दान आता है वो भी TPA में आता है, विनिमय भी आता है, पट्टा भी आता है, बट पारिवारिक समझौते को जो है संपत्ति अंतरण के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बांस के पेड़ों को चल संपत्ति होना, यानी कि जो बांस के पेड़ हैं वो चल संपत्ति में शामिल होंगे, ऐसा किस केस में बताया गया है। तो उड़ीसा राज्य बनाम टीटागढ़ पेपर मिल्स, बिल्कुल इसका यही राइट ऑप्शन है। ए वाला बहुत ही लीडिंग केस है, सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो है किसी भी एक्ट के अंतर्गत जो है हमारे AIB 19 के अंदर, या हम सिंपल कह सकते हैं अब 19 होने वाला है, बट AIB एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है केस लॉस का भी अपना एक इफेक्ट रहता है। स्थावर संपत्ति क्या है, देखिए इसमें खड़ा हुआ जो कास्ट यानी कि खड़ा हुआ जो पेड़ है, फलदार वृक्ष है, घास है, उगती फसलें हैं। तो सीधी सी बात है यहाँ पर देखिए स्थावर संपत्ति जो है फलदार वृक्ष को माना गया है, फलदार वृक्ष स्थावर संपत्ति है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछा गया है चल संपत्ति, इसमें क्या क्या शामिल है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चल संपत्ति में क्या पूछे, क्या शामिल है, बैंगन के पौधे, पान की लताएं, घास या उपयुक्त सभी। तो सीधी सी बात है चल संपत्ति के अंतर्गत सारी चीज़ें ही जो हैं शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अचल संपत्ति नहीं है। यहाँ पर पूछा है अचल संपत्ति क्या नहीं है। बंधकदार का बंधक, वंशानुगत जो पद होते हैं, या फिर मेले से कर का वसूल करना, या सरकारी प्रोमिसरी नोट। तो सरकारी प्रोमिसरी नोट जो है वो हमारी क्या नहीं, यहाँ पर अचल संपत्ति नहीं है, ये अचल संपत्ति नहीं है। बट ध्यान रखिएगा मेले से जो कर वसूल किया जाता है
वंशानुगत जो पद है, जो बंधकदार का बंधक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चल संपत्ति नहीं है। यहाँ पर देखिए चल नहीं है। अब आपको एक देखने, चल संपत्ति ने भी ऊपर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अचल संपत्ति में जो हमारा ये वंशानुगत पद है, ये किस में आ रहा था, अचल संपत्ति के अंतर्गत है, जो कि आ रहा था। यानी कि रॉयल्टी, अचल संपत्ति के विक्रय के लिए डिक्री, पूजा पाठ का राइट, ये सारी क्या चीज़ें हैं, चल के अंतर्गत आएंगी। और वंशानुगत पद जो अचल संपत्ति के अंतर्गत आएगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के AIB 19 के लिए MCQ आप सभी के लिए थे। तो प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के MCQ सीरीज जो AIB 19 एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको हेल्प करे, आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।